गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कल हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि आदिवासी विद्रोह कब से कब तक चला था। तो 1747 से 1947 के बीच 70 आदिवासी आंदोलन या विद्रोह लगभग हुआ था। ठीक है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो पहला देखो, पहाड़िया विद्रोह जो 1772 से 1782 तक चला था। ठीक है, यह विद्रोह कहाँ हुआ था? संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 तक चला था। इस विद्रोह का जो स्टार्टिंग हुआ था वो था 1772 ईस्वी में, जिसका जो नेतृत्व किया था वो सूर्य चांगड़, सांवरिया, पाचके डोम्बा और करिया कुल्लर था। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में फिर युद्ध लड़ा गया था। कब? 1778 ईस्वी में। तो 1778 ईस्वी में इसका नेतृत्व जो किया था वो जगन्नाथ देव ने किया था। उसके बाद फिर 81-82 में रानी सर्वेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार झारखंड में जो पहाड़िया विद्रोह हुआ था वो 1772 से 1782 के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व करता थे सूर्य चांगड़, सांवरिया, पाचके डोम्बा और करिया कुल्हर। तो यह पहाड़िया जो विद्रोह था झारखंड में हुआ था। पहाड़िया एक लड़ाकू जाति थी। ठीक है, जिसके लोगों ने अपनी सीमाओं के अतिक्रमण को रोकने के लिए 1778 ईस्वी में एवं खूनी संघर्ष प्रारंभ किया। तो यहाँ जो दिया है ना, तो पहाड़िया विद्रोह का जो स्टार्टिंग दौर था वो 1772 में ही हो चुका था, लेकिन इसका भयानक युद्ध जो हुआ था वो 1778 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व मैंने कुछ देर पहले बता दिया कि जगन्नाथ देव ने किया था। तो 1778 में फिर एक बार युद्ध का उग्र रूप ले लिया। ठीक है, और जिसका नेतृत्व उस समय 1778 में जगन्नाथ देव ने किया था। जबकि स्टार्टिंग में जब 1772 में यह युद्ध हुआ था उस समय सूर्य चांगड़, सांवरिया, पाचगे डोम्बा और करिया कुल्हर इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। तो ये सभी जो आदिवासी ने विद्रोह छेड़ दिया था यह सब अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ा गया था। ठीक है, विद्रोह की उग्रता को देखकर अंग्रेज उनसे समझौता करने के लिए बाध्य हुए। इस प्रकार जो आदिवासी लोग जो विद्रोह के लिए जो बहुत ज़्यादा उग्र हो गया, तो अंग्रेज क्या किया? सरकार उससे समझौता के लिए बाध्य हो गए। तो याद रखो कि पहाड़िया विद्रोह 1782 से 82 तक 10 साल चला था। इसमें से जो सबसे ज़्यादा उग्र रूप 1778 ईस्वी में हुआ था इस युद्ध का, और उस समय इसका नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। जबकि स्टार्टिंग वाला तुम लोग को बता दिए, तो गौर से सुन लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग पहाड़िया विद्रोह जान चुके। अब देखो रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था ये विद्रोह 1879 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1879 को। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1879 ईस्वी को हुआ था, जिसका नेतृत्व देखो सीताराम राजू, अलयूरी सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, तो ये जो रंपा विद्रोह था ये आंध्र प्रदेश कि ये रंपा जो विद्रोह हुआ था ये रंपा आदिवासी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये झारखंड के नहीं है। और वहाँ पर 1879 ईस्वी को ये विद्रोह लड़ा गया था, और अल्लूरी सीताराम राजू ने इस रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखो, आदिवासी उग्रता एक अद्वितीय उदाहरण है। गोदावरी के उत्तरवर्ती रंपा क्षेत्र, ठीक है, तो वहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी आती है, तो उसके जो रंपा क्षेत्र में हुआ रंपा विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? 1879 ईस्वी को हुआ था। अन्य आदिवासी की ही तरह उनकी शिकायतें भी महाजनों एवं अत्याचारों एवं अंग्रेज द्वारा बनाए गए वन कानूनों के
विरोध में थे। उनके विद्रोह का नेतृत्व एक बाहरी व्यक्ति यानी अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो याद रखना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, 1879 ईस्वी को, और जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जो ज्योतिष संबंधित था, घाव के उपचार की शक्तियाँ होने का दावा करता था। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि उसके शरीर में गोलियां बेअसर थी। धीरे धीरे वो आंध्र प्रदेश के जननायक के रूप में जाने लगा। तो ये भी पूछेगा कि रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पे हुआ था, रंपा क्षेत्र में, जिसे हम लोग रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं। और कब हुआ था, 1879 ईस्वी को, जिसका नेतृत्व किसने किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। तो ये प्रमुख जो इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं वो तुम लोगों को मैंने बता दिए। वो गांधी जी के प्रशंसक था। तो कौन, वही अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, गांधी जी के प्रशंसक था, और उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसी आंदोलन से वह प्रशंसक था। ठीक है, तो हालांकि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिंसा का आवश्यक माना था, अत्यंत वह मई 1924 में पकड़ा गया और मार डाला गया, और इसी के साथ यह व्यापक विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, तो रंपा विद्रोह इस तरह से हम लोग देखें कि जिस प्रकार से हम लोग रंपा विद्रोह के बारे में पढ़े, तो ठीक है, राजू अंततः 1924 ईस्वी में, ठीक है, इतना दिन देखो कब, 1889 यानी 79 से लेकर 1879 में वो जो रंपा विद्रोह का स्टार्टिंग हुआ था, उस समय उसका नेतृत्व किया था, और वह क्या गांधी जी से मतलब प्रेरित हो गए थे। तो वह गांधी जी का प्रशंसक भी था, तो महात्मा गांधी का प्रशंसक भी था, और उनके असहयोग आंदोलन से प्रभावित था। हालांकि वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए हिंसा की आवश्यक मानता था। राजू अंततः इतना में पकड़ा गया और मार डाला गया, इसी के साथ यह व्यापक विद्रोह भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखो खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह जो हमारे भारत के उत्तर पूर्वी भाग में, जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे यानी उस पहाड़ी इलाके में कब हुआ था, 1830-33 में हुआ था। ठीक, खासी विद्रोह कब हुआ था, 1830-33 में हुआ था। बर्मा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी में अधिकार हो गया, इसीलिए उस क्षेत्र को एक साथ सड़क के माध्यम से सिलसिलेट जोड़ने की योजना बनी। यह लंबी सड़क पूरे खासी क्षेत्र के लिए निकली थी, जो खासियों के नागवार था, इसीलिए खासियों ने अपनी एक सरदार तीरथ सिंह, याद रखोगे खासी विद्रोह कब हुआ था, खासी विद्रोह 1830-33 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1830-33 को हुआ था, जिसका नेतृत्व करता तीरथ सिंह थे। ठीक है, नेतृत्व में हुआ था। गारो आदिवासी भी उनसे आकर मिले। तो अंग्रेजों ने उनको 4 वर्षों तक लंबा एवं भीषण संघर्ष चला, और परंतु 1833 ईस्वी में उनका पूर्ण दमन किया गया। तो जो खासी विद्रोह की प्रारंभ हुई थी वो 1830 ईस्वी में हुई थी, और उसका लास्ट में दमन अंग्रेजों के द्वारा 1833 ईस्वी, यानी लगभग 3 साल तक ये युद्ध चला था। ठीक है, और ये जो भारत के उत्तर पूर्वी भागों में, असम क्षेत्र में, मेघालय क्षेत्र में, जो पहाड़ी दोनों के संपर्क में है असम मेघालय, तो उस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, एक जगह का नाम खासी है, उसी जगह पे हुआ था, जिसे हम लोग खासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब देखो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ही संथाल क्षेत्र में हुआ था, झारखंड में हुआ था, और यह कब हुआ था, 1855-56 में। देखो इसका ड्यूरेशन दिया हुआ है, 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व करता थे, देखो सिद्धू कान्हू चांद भैरव, 4 भाई और 2 बहनें, फूलो और झानो। ठीक है, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। ठीक है, यह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था, संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, जिसका नेतृत्व करता कौन कौन थे, सिद्धू। ठीक है, सिद्धू, यहाँ कान्हू। ठीक है, कोमा देखो, कान्हू, चांद और भैरव।
सिद्धू कान्हू चांद भैरव तथा उसके दो बहन थी फूलो और झानो। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्धू कान्हू चांद भैरव 4 भाई और 2 बहनें फूलो और झानो ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल सिद्धू का ही था, सिद्धू और कान्हू का था, लेकिन चारों भाई और 2 बहन मिल के इस युद्ध का नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो 1855-56 में जो संथाल विद्रोह की मुख्य विशेषताएं थी, आदिवासी का अत्यधिक उग्र आवेश। ठीक है, आदिवासियों का अत्यधिक उग्र आवेश एवं ब्रिटिश शासन का खुला विरोध। इस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू एवं सिद्ध नामक 2 भाइयों ने किया था बोला है, जबकि ये 2 भाइयों नहीं बल्कि 4 भाई, कौन कौन, सिद्धू कान्हू चांद भैरव और उसके 2 बहन फूलो और झानो, यानी 6 जनों ने नेतृत्व किया था। इससे पूर्व जो 1780 के दशक में तिलका माझी ने एक विरोध का नेतृत्व किया था, जिसे अंग्रेजों ने शीघ्र ही दबा दिया। तो तिलका आंदोलन जो 1780-82 में जो हुआ था, मतलब 80-84 में हुआ था, इस दौरान जो तिलका आंदोलन हुआ था, तिलका माझी, वो भी जो भागलपुर में, बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। उस समय क्या था, झारखंड बिहार एक साथ था। ठीक है, तो संथाल परगना क्षेत्र में भागलपुर सटा हुआ है, तो उस भागलपुर में इसका नेतृत्व किया था कौन, तिलका माझी ने। 1780-84 में जो तिलका आंदोलन, मतलब तिलका माझी आंदोलन हुआ था, तो उसे अंग्रेजों ने दबा दिया था। संथाल छोटानागपुर पठार के कुछ हिस्सों बंगाल झारखंड में रहते थे। तो संथाली लोग क्या करते थे, बंगाल और झारखंड के कुछ हिस्सों में रहते थे। वो मूलतः शिकारी संग्राहक थे, शिकार करते हुए घूमते थे, तो जहाँ कुछ भी मिल जाता था उसका भोजन के लिए संग्रह कर लेते थे। स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने के बाद संथाल लोन को न केवल उनकी भूमि से वंचित कर दिया गया, वरन उन्हें अंग्रेजों को भू राजस्व अदा करने के लिए भी बाध्य किया गया। तो जिस प्रकार जो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, उसके कारण उससे अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा और लास्ट में उसे पट्टे के रूप में लेना पड़ता था, और उससे क्या भू राजस्व भी देने के लिए भी बाध्य कर देते थे। ठीक है, तो बहुत सारे ज़मीन अंग्रेज़ों के द्वारा छीना गया, बहुत सारा ज़मीन स्थायी बंदोबस्त लागू करके किसानों को मजबूरन उसका मालिक बनाया गया, तथा उससे कर वसूला जाता था, भू राजस्व वसूला जाता था। यही स्थायी बंदोबस्त का जो मेन फैक्ट था, स्थायी बंदोबस्त वही था कि उसमें कुछ सालों के लिए ज़मीन को उसका मालिकाना बना देता था, मतलब किसान लोगों को उसका मालिकाना बना देता था, तथा हर साल उससे टैक्स लेता था। हर समय पे टैक्स नहीं देने से उससे ज़मीन भी छीन लिया जाता था और उससे टैक्स देने के लिए बाध्य कर देता था। जब अंग्रेज़ों ने उनकी भूमियों पर अधिकार कर लिया, तो वे कस्बों और शहरों से दूर घने वनों में बस गए। तो जब अंग्रेज़ों के द्वारा उस ज़मीन को भी छीन लिया गया, जब वो लोग समय पे टैक्स नहीं जमा कर पाते थे, भू राजस्व नहीं जमा कर पाते थे, तो ज़मीन छीन लिया जाता था, तब वो क्या करते थे, अपने कस्बों और शहरों को छोड़ के वो वनों में बस गए। जमींदार और महाजन भी उनका शोषण करते थे, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। जिस प्रकार जमींदार और महाजन और अंग्रेज तीनों लोगों, माने तीनों प्रकार के जो कैटेगरी के आदमी थे, वो सभी लोग आदिवासियों को उस तरह से शोषण करते थे। तो उनके सामाजिक धार्मिक जीवन में ईसाई मिशनरियों के हस्तक्षेप ने भी उनके असंतोष में वृद्धि की। तो उसके जीवन में जो असंतोष भर दिया, जिसके कारण उसको मजबूरन जंगल अंततः हुए विद्रोह के लिए उठ खड़े हो, और इस प्रकार से वो जंगल में रह के वो विद्रोह के लिए अड़ गए, उठ खड़े हुए। ठीक है, परंतु फिर भी इन्हें विद्रोह के मूल में आर्थिक कारण थे। तो इसका मूल कारण जो आर्थिक समस्या उस समय थी, क्योंकि महाजन एवं औपनिवेशिक प्रशासक दोनों ही उनके भरपूर शोषण करते थे। ठीक है, इस प्रकार से महाजन लोग, व्यापारी लोग और जो औपनिवेशिक प्रशासक थे अंग्रेज लोग, ये लोग भी उसका शोषण कर। संथाल विद्रोह की चपेट में तत्कालीन उड़ीसा, अब जो उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार के सिंहभूम, बीरभूम, बांकुड़ा, ये देखो बांकुड़ा पश्चिम बंगाल में है, हजारीबाग भागलपुर बिहार में है, मुंगेर बिहार में है, आगे तो इतना क्षेत्र संथाल विद्रोह के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के अंतर्गत देखो तत्कालीन ओडिशा, झारखंड, बिहार, और बिहार के अभी सिंहभूम जो झारखंड में अभी आ गया है, बीरभूम, बांकुड़ा,
हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर, ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड कुछ कुछ क्षेत्रों में जो इतना संथाल क्षेत्र के अंतर्गत आता उनका विद्रोह सभी बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध था, चाहे वो अंग्रेज अधिकारी हो, चाहे जमींदार हो, चाहे महाजन हो, चाहे व्यापारी लोग हो। ठीक है। अब विशेष संदर्भ में देखो मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह के बारे में तुम लोग जानते हो। मुंडा विद्रोह हम लोग बिरसा आंदोलन जो 1895 से 1900 के बीच हुई थी, जिसका नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के रांची खूंटी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? भगवान बिरसा मुंडा ने। और यह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच। जो देखो रांची के दक्षिणी क्षेत्र में जो खूंटी रांची क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे हुआ था। इस काल का सबसे प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था जो 1895 और 1900 यानी 1895 से 1900 के बीच रांची के दक्षिणी क्षेत्र रांची खूंटी क्षेत्र जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया, जिसे हम लोग बिरसा आंदोलन या हूल आंदोलन या बिरसा आंदोलन भी कहते हैं या मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म जो 1870 में छटनागपुर में रहने वाले एक निर्धन मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म यहाँ पर 1870 दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बुक में क्या है 1875। ठीक है। तो याद रखोगे बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में नहीं बल्कि 1875 में हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में छटनागपुर में रहने वाले एक निर्धन मुंडा परिवार में हुआ था। बचपन में उसने पूर्व में ही हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी। उसने एक ऐसी स्वर्ण युग के विषय में भी सुना था जब मुंडा लोग दिक्कू मतलब बाहरी व्यक्ति होता है, ठीक है, कि शोषण एवं उत्पीड़न से मुक्त थे। उसका यह स्वप्न था कि ऐसा समय आएगा जब मुंडा समुदाय पैतृक अधिकार उन्हें पुनः मिल जाएंगे। ठीक है। तो याद रखो कि बिरसा मुंडा का जन्म 1870 में दिया है जबकि वो 1875 में हुआ था। ठीक है। तो पैतृक अधिकार पुनः स्कूल में भी उसने सुना था कि मुंडा लोगों के लिए उसने खोए हुए अधिकार को प्राप्त करना था तथा स्वर्गीय साम्राज्य को पुनः स्थापित कर पाना संभव होगा। इन सब बातों से युवा और विकासशील मस्तिष्क में गहरा असर डाला। और इस प्रकार देखो मुंडा विद्रोह का नेतृत्व भगवान बिरसा मुंडा ने उस दौरान 1895 से 1920 के दौरान लड़ा गया था। इसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान के नाम से पुकारा जाता है। तो मैंने तुम लोगों को जैसे कि पहले भी बता दिया, इसे मुंडा विद्रोह या उलगुलान भी कहा जाता है, बिरसा उलगुलान या बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से भी ये जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आदिवासी समाज को सुधारना एवं अंग्रेज को खदेड़ कर मुंडा राज की स्थापना करना। जिस प्रकार पहले मुंडा राज की शासन व्यवस्था थी है उसी तरह उसी शासन व्यवस्था को लाना। बिरसा मुंडा के विषय में कहावतें प्रचलित थी। कुछ दैवीय एवं अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त है। कहा जाता था कि वह समस्त बीमारियों का इलाज कर सकता था तथा अनाजों को कोई गुना कर सकता था। उसने घोषणा की कि ईश्वर ने उसे अपने लोगों को कष्ट को छुटकारा दिलाने तथा विदेशियों की दास्ता से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा है। शीघ्र ही हजारों लोगों ने यह विश्वास हो गया कि वह भगवान है तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वह अवतरित हुआ है। वे एक अनुयायी। इस प्रकार से भगवान मतलब बिरसा मुंडा सबके लिए भगवान बन गए। ठीक है। अब देखो बिरसा मुंडा ने गैर आदिवासी लोगों के द्वारा उनकी जमीनें हड़प लेने तथा जमींदारी महाजनों एवं आदि बिचौलियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध में विद्रोह खड़ा कर दिया। यद्यपि उसका संबंध छटनागपुर में रहने वाले मुंडाओं के समूह था। ठीक है। हम सब जानते हैं कि उसका संबंध प्राय छटनागपुर पर रहने वाले मुंडाओं समूहों से था, परंतु उस क्षेत्र के संथाल तथा उरांव जैसे अन्य आदिवासी भी उससे आकर मिल गए। तो और भी बहुत सारे जो आदिवासी लोग थे वो लोग भी आके बिरसा मुंडा के साथ मिल गए। ये सभी अंग्रेजों के शासन के आए परिवर्तन किसी न किसी रूप से नाखुश थे। बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापना की अपील की थी। इनकी इच्छा थी कि लोगों को एक बार फिर से अपनी भूमि का स्वामित्व मिले और वे एक जगह में बसकर कृषि करें, खेती करें, पशुपालन करें। परंतु जो बात अंग्रेजों की चिंता का प्रमुख कारण थी
वह थी कि बिरसा आंदोलन का एक राजनीतिक उद्देश्य, क्योंकि वह मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों तथा औपनिवेशिक सरकार को निकालकर बाहर फेंकना चाहते। तो इतने सारे लोगों को, इतने प्रकार की जो यहाँ पर व्यवस्था थी, इन सभी को बाहर उखाड़ के फेंकने ये निश्चय कर लिया था, तथा उसके स्थान पर बिरसा मुंडा की अध्यक्षता में मुंडा राज की स्थापना करना चाहते, तथा वह अपनी अध्यक्षता में तो मुंडा राज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है। इस आंदोलन का विस्तार होते देख अंग्रेज अधिकारी ने उसका दमन करने का निश्चय किया। अंततः पुलिस ने विद्रोही को परास्त किया और दंगे के आरोप लगाकर बिरसा को 1895 में 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इस प्रकार बिरसा मुंडा को 2 वर्ष के लिए जेल हो गई। सन 1897 में जेल से रिहा होने के बाद पुनः वह जन समर्थन प्राप्त करने के लिए बिरसा गांव-गांव गया। परंपरागत तरीकों एवं भाषा के माध्यम से उसने आदिवासियों की चेतना जागृत करने का प्रयास किया। उसने रावणों यानी दिक्कू एवं समस्त यूरोपियनों को नाश करने के नेतृत्व से एक राज्य की स्थापित करने का आह्वान किया और इन लोगों ने पुलिस स्टेशनों एवं चर्चों पर आक्रमण कर दिया तथा जमींदार महाजनों की संपत्ति पे हानि पहुंचाई। सन 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई और कुछ मुंडों को फांसी पर लटका दिया गया तथा जब कुछ को दंड के रूप में दूरवर्ती क्षेत्रों में भेजा गया। इस प्रकार से मुंडा आंदोलन लगभग 1900 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई? 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो गई। ठीक है। यद्यपि यह आंदोलन बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई, यह आंदोलन 2 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण था। पहला, इस विद्रोह ने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि आदिवासी लोगों के अन्याय के विरुद्ध विद्रोह करने एवं औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपनाना आक्रोश क्षमता है। दूसरा, इसने अंग्रेजी सरकार को ऐसा कानून पारित करने के लिए बाध्य किया जिससे वो बाहरी तटीय भूमि पर आसानी से कब्जा न कर सके। अंग्रेजी सरकार ने छोटानागपुर किरायेदार कानूनों 1908 के माध्यम से मुंडा की शिकायतों की कम करने का प्रयास किया। इस प्रकार से बिरसा आंदोलन का जो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा के मरने के साथ ही वह कमजोर पड़ गया। अब देखो आगे यहाँ पर हम लोगों का जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, सारांश, ये सब को तुम लोग देख लेना है। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया। तो कल तुम लोगों को हम इसका प्रश्न भेजेंगे, बस उसको तुम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो ये सारांश का जो एक एक पॉइंट है इसको सबको देख लेना है। ये चैप्टर पूरा हो गया है, कल तुम लोगों को इसका क्वेश्चन भेजा जाएगा।